जी, तो आज हम पहले जो कल लेक्चर हमने लिया था उसकी रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था फिजिकल डिसेबिलिटी और इसकी टाइप्स। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन। फिजिकल डिसेबिलिटी और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट इज अ फिजिकल डिफॉर्मिटी or impairment of skeletal system, bones, joints, limbs, associated muscles। जो जिस्मानी माजूरी है या जो ऑर्थोपेडिक है, हड्डियों से मुतालिक होता है, ये वो जिस्मानी खराबी है जो हमारे स्केलेटन, हमारे ढांचा जो है इसमें इसके सिस्टम में खराबी के बाइस होती है। और इसमें हमारे स्केलेटल सिस्टम में हमारी हड्डियां, जॉइंट्स, जोड़, लिम्स, तमाम आज़ा और उससे एसोसिएटेड जितने भी हमारे पट्टे हैं वो शामिल हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी एनी कंडीशन दैट इज परमानेंट प्रिवेंट नॉर्मल बॉडी मूवमेंट एंड कंट्रोल। तो ये ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी ऐसी कंडीशन है जो नॉर्मल बॉडी या की हरकत को या उसको कंट्रोल करने में मुतासिर करती है। इसकी दो टाइप्स हैं। तो फिजिकल डिसेबिलिटी दो वजूहात की बिना पर होती है। या ये होती है असाबी खराबी की वजह से। अगर असाब में खराबी आ जाए तो उस उज़्व का दिमाग से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है या मुतासिर होता है, जिसकी वजह से वो उज़्व हमारा या जो इससे मुतासर शख्स होता है उसका वो उज़्व सही से काम नहीं करता। तो जो असाब की बीमारी की वजह से होती है इम्पेयरमेंट, उसे हम न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट कहेंगे। और जो जो पट्टों या हड्डियों की या अज़ा की खराबी की वजह से होगी तो उसको हम मस्कुलर या स्केलेटल कंडीशंस कहेंगे। न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट्स में सेरिब्रल पाल्सी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एपिलेप्सी है, मिर्गी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पोलियो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल डिसऑर्डर, ये छह जो है ये न्यूरल इम्पेयरमेंट है, न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट। और जो मस्कुलर है इसमें इसमें मजीद तीन टाइप्स हैं। इसमें जेनिवल आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, लिम्ब डेफिशिएंसी एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स। उसके बाद सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी में हमने ये देखा था कि इसमें क्या कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से जो वो पार्ट काम कर रहा होता है उस जिस बॉडी के हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है उसकी हरकत में या उसको संभालने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो अब ये इसकी सेरिब्रल पाल्सी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसमें पहले क्लासिफिकेशन है, इसमें स्पास्टिक सीपी है। जो सीपी है, ये सीपी की ये क्लास है, ये 70 से 80% केसेस में यही होती है। इसमें क्या होता है कि दिमाग का जो है वो कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स या पायरामिडल ट्रैक्ट, ये दिमाग के हिस्से हैं। ये अगर डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से सीपी हो जाती है। और इसकी वजह से मसल्स में क्या आता है कि सख्त हो जाते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं। मसल की स्टिफनेस या टाइट होने को हम कहते हैं हाइपरटोनिया। एग्जैटिक अटासिक सीपी ये 10% होती है। इसमें मसल टून लो हो जाती है, यानी मसल ढीले हो जाते हैं। और दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो डैमेज हो तो ये भी होती है, ये सेरिबलम है। तो इसकी वजह से जब ये डैमेज हो जाता है सेरिबलम तो जो मसल्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें गिरफ्त नहीं होती। इसमें बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और पोस्चर खराब हो जाता है। उसके बाद एथीटॉयड या डिसकाइनेटिक काइनेटिक सीपी, तो ये 15% केसेस में होती हैं। इसमें दिमाग का बेसल गैंग्लिया
ये दिमाग का हिस्सा जब डैमेज होता है तो ये होती है, इसमें दोनों कंडीशंस होती हैं, हाइपरटोनिया और हाइपोटोनिया, यानी कि मसल स्टिफनेस भी हो जाते हैं और ढीले भी हो जाते हैं, इस और या तीसरी कंडीशन होती है इनवॉलंटरली मोशन, कि गैर इरादी हरकत उनमें शुरू हो जाती है। उसके बाद मिक्स्ड है, मिक्स्ड सीपी का मतलब है ये इसमें तमाम कंडीशंस पाई जाती हैं जो गुज़िश्ता हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं। इसके बाद टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सीपी। टोपोग्राफिकल का मतलब होता है कि किसी इलाके के आर्टिफिशियल या कुदरती भी खसूसियात हैं, उसे ट्रॉपिकल कहते हैं। अब जो आर्टिफिशियल या नेचुरल जितनी भी वो प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से, यानी कि हम बॉडी की हरकत के हिसाब से भी सीपी को क्लासिफाई करते हैं, उसके क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उसमें मोनोप्लेजिया, मोनो का मतलब होता है एक, इसका मतलब है कि अगर अगर एक बाजू में, अगर एक बाजू काम ना कर रहा हो तो ऐसी सीपी को मोनोप्लेजिया कहते हैं। इसमें ज्यादातर एक बाजू होता है, लेकिन कोई एक उज्व भी हो सकता है। और हेमी का मतलब होता है दो। हेमीप्लेजिया में एक टांग और एक बाजू एक ही साइड की वो हरकत करना, उनमें अफेक्ट हो जाते हैं, हरकत करने में मसाइल आते हैं। लेकिन इनमें कंडीशन ये है कि दोनों एक ही साइड के होंगे। डबल हेमीप्लेजिया, इसके मतलब डबल भी हो गया और हेमी का मतलब दो, यानी कि दो को जब हम डबल करेंगे तो ये चार। जब चारों उज्व काम नहीं करेंगे तो उसे कहेंगे डबल हेमीप्लेजिया। तो चारों करते हैं अफेक्टिंग, इससे अफेक्ट होते हैं दोनों बाजू और दोनों टांगे, लेकिन वन बॉडी साइड मोर, इनमें से एक जो बॉडी की साइड है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है। उसके बाद डाईप्लेजिया, डाई का मतलब भी दो होता है। इसमें बोथ आर्म एंड बोथ लेग अफेक्टेड, लेकिन मोस्टली वो टांगे, दोनों टांगे सही से काम नहीं करती। पैराप्लेजिया, बोथ लेग्स अफेक्टेड, इसमें पैराप्लेजिया जिसमें सिर्फ दो टांगे अफेक्ट होंगी, दोनों टांगे, तो उसे पैराप्लेजिया कहेंगे। और ट्रिप्लेजिया, ट्रिप का मतलब होता है तीन, मतलब होता है तीन, इसमें तीन उस काम नहीं करेंगे, दोनों बाजू और एक टांग। और क्वाड का मतलब होता है चार, इसमें चारों हिस्से अफेक्ट करेंगे लेकिन इक्वली मुतासिर होंगे। डबल हेमीप्लेजिया में चारों मुतासिर थे लेकिन एक साइड थी। डाईप्लेजिया में दोनों टांगे और बाजू ये भी चारों मुतासिर थे, लेकिन इसमें ज्यादा मुतासिर थी टांगे। क्वाड क्वाड्रीप्लेजिया में चारों उज्व बराबर ही अफेक्टेड होते हैं। और पेंटाप्लेजिया, पेंटा का मतलब होता है पांच, इसमें ये दोनों बाजू और साथ में हेड भी अफेक्ट होता है, यानी कि हेड की मूवमेंट भी सही से कंट्रोल नहीं होती। उसके बाद ये ट्रीटमेंट इसके लिखे हुए हैं। इस ट्रीटमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मेडिसिन आप देख लीजिएगा। और बाकी hatha योगा एक, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब है ऐसी योगा जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती है। उसके बाद ये इसके डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। एपेगर टेस्ट होता है इसमें। जी, पेंटाप्लेजिया में आपने लिखा है कि पूरी साइड भी अफेक्ट होती है, जी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें पूरी साइड तो क्या, इसमें सर भी शामिल हो जाता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने ये रिसेंटली दूसरे बुक से पढ़ा था, तो वो कह रहे थे उसमें ये ऑप्शन था, तो मैंने मुझसे रोंग लग गया था। तो ये है कि हेड नहीं होता, पूरी साइड भी होती है ना, पैरालाइज्ड हो जाती है। पैरालाइज्ड जैसे हो, हिलती नहीं है पूरी साइड, वो इफेक्ट होती है पेंटाप्लेजिया में। तो ये चीज कंफ्यूज कर सकती है एमसीक्यूज में ना आ जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपने जब पेंटा की बात आएगी ना, पेंटा का मतलब ही पांच होता है। तो आपने जब वहां अब ऑप्शंस में आपने देखना है, ठीक है।
और जहाँ से आप पढ़ रही हैं वहाँ मिस्टेक्स भी हो सकती है। ये चूंकि हम एक तरतीब से चल रहे हैं तो इसमें मिस्टेक नहीं है इस थ्योरी में। तो एक साइड जाहिर है, एक साइड ज्यादा मुतासिर भी हो सकती है, कम भी मुतासिर। अब देखें इसमें कहीं भी कम या ज्यादा का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें पेंटाप्लेजिया की जो शर्त है वो ये नहीं है कि एक साइड ज्यादा मुतासिर हो गया एक कम। इसकी शर्त ये है कि पांचों मुतासिर होंगे। ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। क्वाड्री क्वाड क्वाड्रीप्लेजिया में तमाम जो है चारों उस बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपने ऐसे देख लेना, ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ सीपी, ये सीपी आ गया है। ठीक है, ये तमाम इसकी डायग्नोसिस के तमाम वो लिखे हुए हैं टेस्ट, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद काजीज ऑफ सीपी, ये सीपी की तीन तरह की वजूहात हो सकती हैं सीपी की, यानी कि जो बच्चों में फालिज होता है। इसमें प्री नाटल है। प्री नाटल का मतलब होता है, जब भी आप पढ़ेंगे प्री नाटल पीरियड, उसका मतलब होगा कि पैदाइश से पहले। तो इससे पहले जो सीपी होती है, ज्यादातर 70% केसेस में यही होती है, यही वजह होती है। इसमें एनॉक्सिया होती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इन्फेक्शन हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, RH फैक्टर जो खून में ब्लड का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, जैसे ओ पॉजिटिव ब्लड होता है या ओ नेगेटिव ब्लड होता है। तो ये उस वो फैक्टर भी बाद औक़ात एक दूसरे से रिएक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सीपी हो जाती है। उसके बाद कंजेनिटल ब्रेन माल फॉर्मेशन ही गलत अगर हो, जिसकी वजह से दिमाग का कोई खास हिस्सा अफेक्ट हुआ हो या डैमेज हो, तो उससे भी सीपी हो जाती है। इसके बाद ड्यूरिंग बर्थ जो है ये 5 से 10% होती है। इसमें ड्यूरिंग बर्थ भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए या एनॉक्सिया हो जाए, प्री मेच्योरिटी हो जाए, कि अगर बच्चा 37 वीक से पहले की पैदाइश है तो वो प्री मेच्योरिटी में आएगा। उसके बाद लो बर्थ वेट, अगर उसका वजन कम हो, अनस्किल्ड नर्स से मिस हैंडलिंग हो जाए, उस तरह उसकी वजह से भी हो सकती है। पोस्ट नाटल बर्थ के बाद क्या वजूहात हो सकती हैं, इसमें ट्रोमा हो सकता है, इन्फेक्शन और ब्रेन इंजरी। तो ये था हमारा सीपी जो हमने पढ़ा। उसके बाद जो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का तर्जुमा होता है मिर्गी। मिर्गी से हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो इससे मुतासरा शख्स होता है उसको एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, जैसे बिजली के झटके लगते हैं, इस तरह के। इसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद इट कॉजेज क्रॉनिक या रिपीटेड सेजर्स। इसमें जो है लंबे दौरानिए के और बार बार झटके लगते हैं। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, ये ज्यादातर बच्चों में आम पाई जाती। इट इज यूजली क्योरेबल थ्रू मेडिसिन। तो ये जो है मेडिसिन के जरिए काबिल इलाज होती है, और इसकी मेडिसिन होती है। तो जो सीपी होती है वो काबिल इलाज नहीं होती। इसके बाद इट क्रिएट डिस्टरबेंस इन मूवमेंट, सेंसेशन, बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस। तो इसकी वजह से मूवमेंट में, एहसासात में, रवैये में या होशो हवास में डिस्टरबेंस हो जाती है। टाइप ऑफ सर आपने सेजर्स। ये क्यूरेबल थ्रो मेडिकेशन यानी कि मेडिकेशन के जरिए इसको ना काबू इलाज किया किया जा जा सकता सकता है। है। जी, जी, इसको दवाइयों के जरिए, मेडिसिन के जरिए काबू किया जा सकता है, कंट्रोल, इसका इलाज किया जा सकता है। मतलब ना काबिले लेकिन इलाज तो नहीं। नहीं, नहीं, ये नाकाबिले इलाज नहीं, मैंने इसका सीपी का कह रहा था। जो सीपी है ये
ये जो है ना वो होती है नाकाबिले इलाज होती है। और इसमें लेकिन इसका ये है कि ये ना सीपी ना बढ़ती है, तो जितनी होती है उतनी है। हाँ, मसल्स के कम इस्तेमाल की वजह से जो है मजीद सवेरिटी आ सकती है, लेकिन बीमारी बजाते खुद वजह नहीं होती उसको बढ़ाने में। Types of seizures. Epilepsy Foundation describe two type of seizures: generalized and partial seizures. Generalized seizures, इसकी दो मजीद टाइप्स होती हैं। These are further sub divided into two types. Absence seizures, इसका पुराना नाम पिटाइट माल है। इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर लेस देन हाफ मिनट। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने इसका नाम, इसका पुराना नाम और इसका टाइम टाइम जो है, ये इसमें फर्क है। इसमें 1 मिनट या आधे मिनट तक जो है वो मुतासरा शख्स अपने होशो हवास खोता है। वेरी फ्रीक्वेंट सीजर, इसमें बार बार जो है झटके लग रहे होते हैं, अपना कंट्रोल खो रहा होता है। वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा देर के ये नहीं होते। जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर है, इसका पुराना नाम ग्रैंड माल है। ये वेरी सीरियस टाइप ऑफ एपिलेप्सी सीजर है, ये बहुत सीरियस टाइप है। ठीक है, इसमें बड़े सख्त जो है इंटेंसिव फिट्स झटके लगते हैं या दौरे पड़ते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें जो होश हवास खो देते हैं। पार्शल सीजर, देयर आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये भी दो टाइप में होती है: सिंपल पार्शल और कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर्स। सिंपल सर पार्शल सीजर, ये टोनिक क्लोनिक का वो पूछे, यानी कि कितने मिनट इसमें वो सीजर होता है, तो फिर क्या जवाब होगा इसका? ये जाहिर है ये 1 मिनट से कम है, वो 1 मिनट से ज्यादा होगी। इसका मजीद देख लेते हैं, हो सकता है इसका एग्जैक्ट टाइम हो, मुझे अभी एग्जैक्ट क्या याद होगा? नहीं है। सर इसका 1 मिनट से ज्यादा होगा, ये वेरी सीरियस टाइप है। जी जी, नहीं ये तो डेफिनेट बात है ना कि ये 1 मिनट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो 1 मिनट से कम होगा तो वो दूसरा हो गया। ये 1 से 3 मिनट है जी। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए आपने टाइम, ये क्वेश्चन है, ये 1 से 3 मिनट है इसकी टाइमिंग, और ये सीरियस ठीक है। है, ठीक है। इसके बाद ये सिंपल पार्शल सीजर्स में क्या होता है कि सडन जर्क मोशन विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इस इन दोनों में क्या फर्क है कम्प्लेक्स में और इसमें? जो सिंपल पार्शल है इसमें वो होशो हवास नहीं खोता। ठीक है, झटके दौरान में ऑकर वीकली, मंथली और वंस और ट्वाइस अ ईयर। ये हफ्ते में भी हो, हफ्तावार भी हो सकती है, महीने बार भी हो सकती है, साल में 1 या 2 बार भी हो सकती है। लेकिन जो कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है, ये साइकोमोटर सीजर है। पेशेंट गो थ्रू पर्पजलेस एक्टिविटी, पर यानी कि ऐसी एक्टिविटी से गुजरता है जिस जो करने में वो रजामंद नहीं होता। इसका दौरानिया 2 से 5 मिनट है। और वैसे इन दोनों में जो मेन फर्क है ना, वो है इसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि वो होशो हवास नहीं खोता। ठीक है, और जो कम्प्लेक्स है इसमें वो उसको एमेंसिया हो जाता है। एमेंसिया का मतलब होता है कि भूल जाना। भूल जाना, तो जिस दौरान उसको दौरे पड़े होते हैं, वो जब अपने वापस होश में आता है उसको नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, ये इन दोनों में मेन फर्क ये है। जो टॉनिक क्लॉनिक है और एब्सेंस सीजर है, इनमें इन दोनों में फर्क टाइमिंग का है, और इन दोनों में फर्क जो है होश खोने या ना खोने में है। इस नीचे वाले का कॉम्प्लेक्स का टाइम और उसका नहीं बताया हुआ। क्योंकि टाइम इनमें सिंपल। इम्पोर्टेंट, इनमें टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि टाइम इनमें इम्पोर्टेंट, इनमें टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम इनमें इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम इनमें टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है।
ठीक है। इनमें इनमें इम्पोर्टेंट, इन दोनों में जो डिफरेंस चीज करेगी वो ये है कि एक में होशो हवास खोता है और एक में नहीं खोता। ठीक है सर। डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये तमाम एग्जामिनेशन जो है, टेस्टिंग, बिहेवियर, मोटर एबिलिटी, मेंटल फंक्शन, ये किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट कर लिया जाता है, चेक द साइन ऑफ इन्फेक्शन, जेनेटिक कंडीशन रिलेटिंग एपिलेप्सी। ठीक है। ये बाकी ईजीजी, मोस्ट कॉमन टेस्ट, ये सबसे ज्यादा है। इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू स्काल्प या हेड स्किन टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसको चेक किया जाता है। कंप्यूटर, ये सीटी स्कैन किया जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है सीटी, लॉन्ग फॉर्म है सीटी स्कैन की, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये बातों का सीटी स्कैन का सीटी, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेता है। मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, ये भी पूछ लेता है। एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद है पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तो ये तमाम टेस्ट हैं डायग्नोसिस के हवाले से। ट्रीटमेंट इसका क्या है, ये ड्रग्स हैं। ये इस जो हर बीमारी की, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने उसकी मेडिसिन जरूर याद रखनी है। डायाजिपैम, फेल्बामेट और गाबा पेंटिन, ये तीन इनकी इसकी मेडिसिन है जो आपने याद रखनी है। उसके बाद ये डाइट है, केटोजेनिक डाइट कंटेनिंग हाई फैट। ये वो डाइट होती है जिसमें फैट हाई होता है। और फैट यानी कि इसमें एनर्जी जो है, कोशिश की जाती है ऐसी डाइट जिसमें एनर्जी फैट से हासिल की जाए, उसे ये कहती हैं। एनर्जी के मुख्तलिफ सोर्स हो जाते हैं, ज्यादातर हमारे सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। केटोजेनिक डाइट वो होती है जिसमें फैट के जरिए एनर्जी ली जाती है। उसके बाद तीसरी न्यूरो इम्पेयरमेंट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर का मतलब वैसे नाम से पता है कि मसल से रिलेटेड है। डिस्ट्रॉफी का मतलब है खराबी। अ ग्रुप ऑफ डिसीज, ये बीमारियों का ग्रुप है दैट ग्रेजुअली वीकन द मसल टिश्यूज, जो आहिस्ता आहिस्ता मसल्स को, मसल्स के टिश्यूज को कंट्रोल करता है। जी, ये लास्ट मिनट है हमारा, जल्दी से देख लेते हैं। यूजली ओकर, ये 3 से 4 4 से 5 साल की एज में हो जाता है।